आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में शुरू किए गए IAK न्यूज़ के प्रोग्राम इलेक्शन 2022 में आज मेज़बान इमरान अयूब के साथ मौजूद हैं पक्खर से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद अनवर खान। IAK न्यूज़ के प्रोग्राम 2022 में आज हमारे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत सरदार अनवर साहब मौजूद हैं। सियासी विजन रखने वाले, एक शुरू से एक सियासी कारकुन की हैसियत से इन्होंने काम बड़े किए, बल्कि हालिया जो तहरीक थी हमारे यहाँ पे, उस तहरीक में भी ये बड़े पेश रहे और सारी तहरीक इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। अब आज हम इनसे पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलर पक्खर से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए उम्मीदवार हैं, और क्या समझते हैं आप, और अपना थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड अपना भी बता देंगे, तालीमी हवाले से भी और अपने सियासी हवाले से कि सियासत में जो करियर है ये इसका आगाज़ आपने कब से किया और कैसे किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। IAK न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा जो इलेक्शन के हवाले से पैगाम था वो नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपने किरदार अदा किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात अपने यूनियन काउंसिल के लोगों तक पहुंचा सकूं। इस पे आपका बहुत शुक्रिया। आपके शुक्रिया के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो 30-31 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का बड़ा रोल है। ये शायद अभी मुमकिन न होता, लेकिन इस माज से इतना प्रेशर गया रियासत को कि रियासत इस बात पर मजबूर हुई, और अब ये है कि 27 नवंबर 2022 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपने मेरे सियासी कैरियर के हवाले से पूछा। मैंने 2000 में मैट्रिक किया और 2000 में इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन बना। तब से लेके तहरीक इस्लामी के कारकुन के तौर पे काम कर रहा हूँ। जमीयत में भी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे रहा। जमात इस्लामी में जो गुज़रा सेशन है उसमें पुंछ डिवीज़न जमात इस्लामी यूथ पुंछ डिवीज़न की ज़िम्मेदारी थी, और इस वक्त मैं हल्का नंबर 3 जमात इस्लामी का अमीर हूँ। माशाल्लाह। तो मैंने इंटर डिग्री कॉलेज बाग से किया और ग्रेजुएशन भी डिग्री कॉलेज बाग से किया, और जो मास्टर है वो ओपन यूनिवर्सिटी से किया। तो यही क्वालिफ़िकेशन है। माशाल्लाह, अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी है। हालिया तहरीक में हमने आपको देखा कि आप बहुत मुतहर्रिक थे, जो ये इलेक्शन के हवाले से भी हुई थी, और आटा सब्सिडी और इस तरह की जो तहरीक चली कुछ माह कबल, उसमें आपको हमने बड़ा एक्टिव देखा। उस हवाले से क्या कहते हैं कि वो तहरीक, आप क्या समझते हैं कि आपकी तहरीक कामयाब रही या कोई मसला रहा? बुनियादी तौर पे हमने तो वो तहरीक शुरू की थी। इब्तदाई 2-3 नकात थे उसमें। एक बिजली के बिलात में बेजा टैक्सेस थे, और दूसरा ये था कि लोड शेडिंग का इशू था, और तीसरा जो था तो वो आटे की सब्सिडी के हवाले से मसाइल थे। लेकिन तहरीक के दौरान ये चीज़ें हम लेके चल रहे थे। उसी दौरान में ये बात सामने आई कि जी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट 15वीं तरमीम की सूरत में हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रही है। जी जी। तो जिसमें 15वीं तरमीम थी और उसमें टूरिज़म अथॉरिटी टूरिज़म एक्ट था। तो ये बुनियादी तौर पे रियासत के हुलिये को बिगाड़ने की एक साजिश थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिन नकात को हम लेके निकले थे वो नकात बहुत छोटे थे। ये दो बहुत आम चीज़ें थी। तो हमारी तहरीक भरपूर कामयाब रही कि इसमें हमने रियासत को मजबूर किया कि वो उन्होंने रिटर्न लिख के दिया कि जनाब इस तरह की कोई कोशिश हम नहीं करेंगे और इस तरह का कोई बिल हम असम्बली में सबमिट नहीं करेंगे। तो जहाँ तक बिजली के बिलात में टैक्सेस का इशू है, और जिस तरह से लोड शेडिंग का इशू है, और आटा सब्सिडी का, तो इसमें यह है कि बल्दियाती इलेक्शन की वजह से हम उस तहरीक को उस तरीके से तो कंटिन्यू करने में नाकाम रहे। ज़ाहिर लोग उस सियासी अमल में चले गए, लेकिन इंशाअल्लाह बस जैसे ही ये अमल 27 तारीख को इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा तो हम अपने असल इशू की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो सरदार साहब, बात यह है कि
इस बल्दियाती इलेक्शन में आप आए हैं, आप एक पहले से एक सियासी काट रखते हैं, उसके बावजूद आप इस बल्दियाती इलेक्शन में उतरे हैं, तो इसमें आप अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों के लिए क्या पैगाम रखते हैं, क्या चीज़ रखते हैं, क्या उनको देना चाहते हैं या क्या उनके साथ करना चाहते हैं? और वो कहते हैं कि मारना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं? तो इसमें ज़रा वज़ाहत कर दीजिएगा एक। और दूसरी बात ये कि अपनी आवाम को एक जो पैगाम देना चाहें आप, वो बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे बात यह है जी कि जैसे मैंने तफसील से अपने नादरीन के सामने बात रख ली है कि हमारे इलाके की जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट हुई है तो वो डेवलपमेंट भी एहतजाज के नतीजे में हुई है। जैसे कि आपको पता है तोली पीर रोड एक बड़ा मनसूबा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको 40 फुट के हिसाब से एक्सप्रेस वे का नाम दे के तो वो अनाउंस किया। जी जी। उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और वो करते करते आपको पता है 12 फुट पे आ गई थी। और फिर ये है कि हमने एहतजाज किया वहाँ के लोगों ने, और इस तरह से हमारे साथ तावन किया पूरे ज़िला पुंछ के लोगों ने। और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ आप रावलाकोट की पूरी साफ़ी बरादरी का कि आपने हमारे साथ बहुत तावन किया। आपने हमारी जो एक्टिविटी थी तो उसको बर वक्त उन जगहों पे पहुँचाया जहाँ पे पहुँच के तो इस पे कोई एक्शन हो सकता था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज आप खाई कलर से तोली पीर अगर जाना चाहें तो 20 मिनट में आप तोली पीर पहुँच जाते हैं। तो एक बेहतरीन मनसूबा हो गया। लेकिन ये है कि अवाम के लिए पैगाम यही है कि ये अवाम की जदोजहद की बुनियाद पे हुआ है। तो अब मैं अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है, इससे जुड़ा हुआ कि अगर हमारी जुड़त इखलास की बुनियाद पे और करैक्टर की बुनियाद पे हम एक दूसरे के साथ अगर मिल के चलें तो जो हमारी यूनियन काउंसिल के मसाइल है वो हल हो जाएंगे। तो इस मौके पे मैं जो अपने नाजरीन को जो दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें चूँकि तकसीम करने की कोशिश की जा रही है टब्बर की बुनियाद पे और इसी तरह से इलाके की बुनियाद पे। अच्छा। ये कहा जा रहा है जी कि ये चूँकि कोकोट से हैं तो इनको इस तरह से किया जाए और दूसरे जो बेल्ट के लोग हैं तो वो इसको वोट दे दें। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों से ये कहता हूँ कि वोट उसको दें जो वोट डिज़र्व करता है, जो आपके दरमियान में रहता है, जिसको आप ये समझते हैं कि वो आपके खुशी और गमी और इससे जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि खुशी और गमी में तो हम लोग भी शरीक होते हैं। इस जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस जिम्मेदारी के लिए आप उसको मुंतखब कर रहे हैं, क्या वो उस जिम्मेदारी को अदा करने का अहल है या नहीं। इसलिए भी ये बात ज़रूरी है कि जो लोग हमारे पास पीपल्स पार्टी की सूरत में मैं कह सकता हूँ, इसी तरह से नून लीग की सूरत में और इसी तरह से पीटीआई जो पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट में है, ये तीनों पार्टियाँ वहाँ पे जो कोई प्रोग्रेस दे सकती थी वो लोगों के सामने है। अब जो लोग बहुत बड़े ऐवानों में बैठ के तो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके, तो ये बहुत छोटा सा सेटअप है, इसमें ज़ाहिर है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने वोटर से, अपने यूनियन काउंसिल के जो मेरे नौजवान हैं उनसे, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वोट देते हुए इस बुनियाद पे वोट दें कि आपका वोट आपकी यूनियन काउंसिल की और आपकी जो खित्ता है इसकी तकदीर बदलेगा। वो एक पर्ची नहीं है, उसको एक ताकत समझिए और उसको दीजिए जो उसका अहल है। तो मैं आपके ज़रिए से जो खित्ते भर के लोग हैं उन सब से भी ये कहूँगा कि अगर ये इलेक्शन इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे तो इस बुनियाद पे जो हम ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होंगे तो वो हमारा बुनियादी काम ये भी है कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी ग्रास रूट लेवल पे तहरीक मुनज़्ज़म करें और हम ये कोशिश करें और इंशाअल्लाह हमारे कश्मीरी भाई वहाँ पे बेहतरीन जदोजहद कर रहे हैं तो हम भी अपना इनपुट डालें ताकि जिसके नतीजे में वो आज़ाद हो सके। तो ये भी हमारा एक बुनियादी काम है। तो आप जवाब देंगे कि इक़्तिदार तो बड़ा अरसा आपके पास रहा, जैसे आपने जबूता का नाम लिया तो एहलिया ने जबूता तो वज़ारत उज़्मा भी रही आपके पास और 5 साल की सदारत भी रही। फिर भी आपकी जो सड़क है कोकोट तक जाते हुए, जिसे मेरा ख्याल से 10 या 15 मिनट की ड्राइव है, जो घंटा डेढ़ तो वहाँ पे लगता है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें मेरा ये मानना है और मेरा ये समझना है कि आप जब तक दुरुस्त रास्ते से दुरुस्त फ़र्द का इंतखाब नहीं करते तो आपके मसाइल कभी हल नहीं हो सकते।
और इसकी जो बड़ी मिसाल है वो हमारा इलाका है। हमारे इलाके के लोगों ने चूँकि हमारा इलाका एक लंबे टाइम से महरूमियों की ज़िंदगी गुज़ार रहा था, तो लोगों ने उन महरूमियों के इज़ाले के लिए सरदार याकूब खान साहब को वोट दिए। पहली दफ़ा वो वज़ीर सेहत रहे और उसके बाद ज़रा वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे और सदर भी रहे। और खुशकिस्मती थी कि वो उस इलाके की जब वो सदर थे तो उनकी बेटी वज़ीर थी। और ये कि छोटे से इलाके से वालिद साहब सदर थे और बेटी वज़ीर थी। लेकिन ये जो मुझे और हर समझदार आदमी को ये बात समझ आती है और आएगी भी कि चूँकि याकूब साहब बहुत समझदार और सियाने आदमी हैं। वो जो रवायती सियासत है उसको तो वो मास्टर तरीके से समझते हैं। ठीक। अब जब उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जी ये जो लोग हैं तो ये मुझे अपना मसीहा समझते हैं, इनके जो मसाइल हैं तो ये समझते हैं कि मैं ही हल कर सकता हूँ, और मुझे ये अगर वोट देते हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अब जब उन्होंने ये बात समझ ली तो फिर उन्होंने ये किया जी कि मसाइल को यूँ का त्यों रखा, इसलिए कि वो ये समझते थे कि अगर मसाइल मैंने एड्रेस कर लिए तो फिर ये लोग शायद कहीं नज़रियात की बुनियाद पे कहीं दलील और दलाइल की बुनियाद पे चलना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने एक हिकमत अमली के तौर पे उस इलाके को बैकवर्ड रखा ताकि ये लोग एक लंबा टाइम तक इसी बुनियाद पे मेरे साथ चलते रहे। तो उम्मीद है अब जो जबूते की सूरत हाल नौजवान देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे कोई रोड काबिल रफ्तार नहीं है, और इसी तरह से वहाँ पे कोई तालीमी इदारा बच्चियों का या बच्चों का वो भी इस काबिल नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे तालीमी इदारे हैं कि जिनमें स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करके तो लोकल प्राइवेट टीचर रखी हुई है, तो वहाँ पे इस तरह से तालीम लोग हासिल कर रहे हैं। अच्छा। ये सूरत हाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इंशाल्लाह ये बात लोगों की समझ में आ गई है कि हमें क्यों बैकवर्ड रखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये है कि लोग उनका मुहासबा करेंगे, बल्दियाती इलेक्शन में भी करेंगे और आगे चल के भी करेंगे, और इंशाल्लाह लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात नाजरीन तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, यू वेलकम जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अनवर साहब आपका, और आप थे हमारे साथ। नाजरीन, आप लोगों ने देखा, अनवर साहब के ख्यालात सुने, बातें सुनी, फैसला अब आपने करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में किसी और दोस्त के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आप देख रहे हैं IAK न्यूज़।